गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाल चाल कैसे हैं आपके? सब ठीक? ठीक है। देखो, पढ़ाई को लेकर तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, और कभी ना कभी तो समझ में आएगा। और जिस तरह हम पढ़ने वाले हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम ज़्यादा फालतू की बातें भी नहीं करेंगे, अपने सिलेबस से रिलेटेड ही बात करेंगे और उसको ही अच्छे से समझेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, देखो, समाजशास्त्र के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसको किसने विज्ञान कहा, किसने विज्ञान नहीं कहा, समाज का अध्ययन करना तो कैसे करना, समाज का अध्ययन, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है उसका, उन चीजों। और समाज शास्त्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला किसने है, क्वेश्चन भी यही उठते हैं, पूछे भी यही जाते हैं और पढ़ना भी यही पड़ता है। हम आज जो क्लास शुरू करेंगे आज से समाजशास्त्र की, वो जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, किन स्टूडेंट के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी के लिए, जो भी समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए। लेकिन जो सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे वो है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए। जो सिलेबस हम कवर करेंगे वो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसी सिलेबस के आधार पर आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और सेकंड ग्रेड एग्जाम आपको पता है कि आरएस के लेवल के बराबर का एग्जाम है, तो हमें उतनी ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हम जल्दबाजी में कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें कवर पूरा करना पड़ेगा और डिटेल में कवर करना पड़ेगा। डिटेल में कवर करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने की पहली बात है हमारा पहला पॉइंट। सबसे पहले हम समाजशास्त्र के बारे में क्या जानना चाहेंगे, यही कि समाजशास्त्र आया कहाँ से, तो इसका उद्भव। और इस उद्भव को हम डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने का कारण ये है कि जब हम इसकी प्रकृति परिप्रेक्ष्य को समझना चाहेंगे तो हमें इसके उद्भव को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उन चीज़ों को समझने के लिए हमें ये आया कहाँ से सब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन कहाँ से उठ के आई, इसको इसकी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ी। सबसे पहले सबसे नवीन पाठ्यक्रम में गिना जाता है। बहुत सारी विषय पहले आ चुके थे, जैसे विज्ञान आ चुकी थी, लेकिन समाजशास्त्र बहुत नवीन पाठ्यक्रम है। 19वीं शताब्दी तक तो इसका अध्ययन हुआ ही नहीं था, तो आप देख लो कितना नवीन है। इसका कारण क्या है, इसके अंदर हम दो चीजें और देखेंगे उद्भव के अंदर। एक हम 1789 और एक 18वीं और 19वीं, इसके मध्य फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। वैसे तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन कुछ बात इसकी करेंगे हम, क्योंकि सबसे ज्यादा समाज शास्त्र विषय पर जिसका प्रभाव पड़ा है वो इन दोनों का प्रभाव पड़ा है। अब हम इसको समझते हैं। मानव ने क्या किया, जैसे ही वैज्ञानिक को पता चला कि अंतरिक्ष में कुछ है, बादलों में कुछ है, तारों का चमकना, सूरज का इधर उधर चलना, रात को चंद्रमा का आना, सुबह गायब हो जाना,
उसको लगा कि कुछ तो है, तो उसने क्या किया कि खगोल विज्ञान की खोज की। खगोल विज्ञान जो सामने आया वो इन्हीं चीजों को लेकर सामने आया, मतलब कि इसका विकास। अगर वैज्ञानिक ये सोचा, उसने सोचा, वैज्ञानिक भी एक मानव है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मानव ने जब सोचा कि समुद्र की गहराई में क्या है इसका पता लगाना है, तो निकल के सामने आ गया समुद्र का विज्ञान, समुद्र विज्ञान। जब मानव ने यह सोचा कि समाज की गतिविधियों का पता करना है, तो उसने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों का विकास कर लिया। जब मानव को लगा कि पीड़ा एक बीमारी है, तो उसने आयुर्विज्ञान और मेडिकल साइंस इसका उसने विकास कर लिया। मैंने ये क्यों बताया आपको? मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अब तक जो सब्जेक्ट, जो विषय सामने आ रहे थे विज्ञान को लेकर, उसकी भूमिका हर एक कार्य के लिए अलग थी और उसके लिए अलग विषय आ रहा था। लेकिन सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय था जिसने संपूर्ण समाज का अध्ययन कर लिया। एक चीज विज्ञान को लेकर यहाँ पे सामने और आती है, वो है कि विज्ञान जो अध्ययन कर रहा था वो प्राकृतिक चीजों का ज्यादा कर रहा था। इसीलिए उसने अंतरिक्ष का अध्ययन किया, तो वो भी एक प्रकृति पर निर्भर है। उसने मेडिकल साइंस का अध्ययन किया, तो वो भी एक प्राकृतिक है। और उसने समुद्र का अध्ययन किया, तो वो भी एक प्राकृतिक है। इसलिए वो हर एक सब्जेक्ट में अपने प्राकृतिक को चुन रहा था, प्रकृति को चुन रहा था और उस पर ज्यादा अध्ययन पर जोर डाल रहा था। तो विज्ञान का जो स्वरूप था वो पद्धति के आधार पर था, विषय के आधार पर नहीं था। एक चीज और इसमें सामने निकल के आई कि धर्म और साइंस दोनों का डिवाइडेशन हुआ। साइंस से पहले धर्म था और धर्म ने ये बात कही कि जो भगवान ने कहा है वो सच है, वही सत्य है और जो लिखा है वही हो रहा है। साइंस से जब सामने आया तो उसने तथ्यों पे बात की। उसने कहा कि हो सकता है कि भगवान ने जो कहा हो, लेकिन भगवान ने किसे कहा इसका कोई तथ्य नहीं मिला। भगवान ने कब कहा इसका भी कोई तथ्य नहीं मिला। साइंस ने कहा कि आपके शास्त्र झूठे हैं, हम तथ्यों पे बात करेंगे, इनको व्यवस्थित क्रम में लाएंगे। क्योंकि साइंस ने कुछ अवधारणाएं सामने लाकर रख दी। पहले जब होता यह था कि तूफान आना, आंधी आना, बारिश आना, बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें, धर्म ये कहता था इन पर ये सारी चीजें भगवान के द्वारा हो रही हैं, गॉड के द्वारा हो रही। लेकिन साइंस जब सामने आया और उसकी रिसर्च जब सामने आई, तो उसने कहा कि बादलों के टकराने से बिजली कड़क रही है, मौसम के परिवर्तन से बारिश हो रही है, ये जो जेट प्रवाह है, ये हवा चलने से आंधी तूफान आ रहे हैं। तो उसने सारे तथ्यों को सामने रख दिया। तो एक जंग छिड़ गई विज्ञान के और धर्म के बीच में। यहीं से लोगों ने विज्ञान को जानना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे से एकता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, इन चीजों पे ज्यादा जोर देना शुरू किया। उसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि लोगों को वो चीजें पता चलने लगी कि धर्म हमें पागल बना रहा है, धर्म की आधी बातें झूठी है। जब साइंस ने सब चीजों को सामने लाके रखा तो लोगों का देखने का नजरिया बदलने लगा। उस नजरिए के आधार पर हमने सामाजिक अध्ययन की बात करना शुरू कर दिया। अब हम जिस समाज के अध्ययन की बात करते हैं वो एक आधुनिक काल के बाद वाला सामाजिक अध्ययन है। लेकिन समाज का अध्ययन करना मतलब कि संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करना, कि राजा भी अगर आया तो कहां से आया, इस पृथ्वी पे मानव भी आया तो कहां से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का अध्ययन करना होता है। तो बात कुल मिला के ये है कि
एक व्यक्ति और एक महिला मिलकर एक परिवार को बनाते हैं, वही परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, वही गांव मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, वही समाज मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये चीजें हमें आगे चलकर धर्म में, विवाह में, जब हम ऐतिहासिक घटनाएं जब इनको पढ़ेंगे तब वो सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आएगी। अभी हमें बात जो करनी है वो एक इसको लेकर करनी है कि 1450 से 1800 के मध्य, 1450 से 1800 के मध्य वैश्विक परिवर्तन पुरजोर तरीके से हुए। आपको पता है कि 1600 में अंग्रेज आए थे भारत में, उससे पहले भारत की किसी ने खोज की थी, उससे पहले अमेरिका की खोज भी किसी ने की थी, निकला था भारत की खोज करने कर अमेरिका की, ठीक है। तो ये भारत की खोज, अमेरिका की खोज, तो मतलब कि खोज क्यों हो रही थी? खोज होने का कारण था कि व्यापार को बढ़ावा देना। वैश्विक मतलब वैश्विक स्तर पर जो व्यापारिक परिवर्तन सबसे ज्यादा हुए वो 1450 से 1800 के मध्य हुए। अब इसी में आप देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति सामने निकल कर आई। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, इन तीनों का प्रभाव दिखता है, क्योंकि वहां पे क्या 3 वर्ग चल रहे थे, प्रथम से द्वितीय और थर्ड। जो द्वितीय वर्ग था वो मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, तीनों वर्गों, भारत में 4 वर्गों में बांटे गए थे लोग, जातियों, वहां पे 3 वर्गों में। हिस्ट्री की बातें हैं, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में जब इसको पढ़ेंगे तो हम सारा डिटेल में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे क्यों टाइम खराब करें हम अपना, समाजशास्त्र पढ़नी है हमें। तो 1789 में इन 3 चीजों पे ज्यादा जोर डाला गया। इसी तरह औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, उस इंग्लैंड में जो वहां पे शुरुआत, औद्योगिक से नाम से पता चल रहा है आपको कि प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि उद्योगपतियों का वहां पे जन्म हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद का जैसे जन्म हुआ तो हुआ क्या कि जो लोगों के जो घरेलू कार्य थे, जो कृषक वर्ग था, जो घर पे छोटे मोटे काम कर रहा था, अपने छोटे छोटे उद्योग थे, उन लोगों ने वो सब छोड़कर कहाँ पे चले गए? वो उद्योगपतियों की शरण में चले गए, उनकी कंपनियों में काम करने लगे। यहां से अब आपको एक चीज समझ में आएगी, श्रमिक वर्ग निकल के सामने आया, और यहीं से सामने निकल कर आया श्रमिक वर्गों का शोषण। तो कहाँ पे हुआ? औद्योगिक क्रांति के अंदर श्रमिक वर्ग, एक नया वर्ग का उदय हो गया। कहाँ पे? श्रमिक वर्गों का, पूंजीवाद का उदय हुआ। कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का। यूरोप से एशियाई देशों में काफी व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए दौड़ रहे, भाग रहे थे। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें एक ऐसे विषय की आवश्यकता थी जो संपूर्ण विश्व के संपूर्ण समाजों का अध्ययन करे, जो हमें ये बताए कि असल में समाज है क्या। आजादी से पहले किसी भी राष्ट्र की आजादी से क्या समाज के पास अधिकार थे कि वो स्वतंत्र रूप से समाज का अध्ययन कर सके? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि समाज का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना एक सरकार के समक्ष वो डाटा पेश करना है कि आपके राज्य में लोग कितने दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं। तो ऐसी हिम्मत किसी के पास नहीं। लेकिन 1789 की क्रांति से ये चीज निकल के आ गई, जब लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं, कुपोषण का शिकार, अकाल पड़ा हुआ है, और राजा महलों में मौज कर रहा है। यहाँ पे हुआ, राजा की महारानी ने तो लोगों को खिड़की में आके ये कह दिया कि आप केक क्यों नहीं खाते, और वो केक खा रही थी, और बाहर एक भीड़ कटोरा लेके खड़ी, झोली फैला के खड़ी कि हमें थोड़ा अन्न दे दो वरना हम भूख से मर जाएं। ये स्थिति थी। हमने 2 क्रांतियों की बात कर ली, फ्रांसीसी क्रांति की बात कर ली और औद्योगिक क्रांति की बात।